आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भाषाओं का वर्गीकरण। ठीक है, इसके पहले भी बताया जा चुका है और आज मैं थोड़ा सा आपको ये कंटेंट के साथ बताऊंगी। ठीक है, भाषा जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जिससे हम अपने कह सकते अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। और भाषा में कई चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, उसमें समानता भी हो सकती है और विभिन्नता भी। ठीक, और वो समानता किस रूप में हो सकती है? एक तो जो भाषा की पद कैसा बना हुआ, उसकी पद रचना कैसी है, और दूसरा उसका अर्थ निरूपण यानी उसका अर्थ तत्व का विवेचन कैसा है। उदाहरण के लिए अगर हम हिंदी में बात करें तो क्रियापद लगाने के लिए हम सबने सारे वर्ड्स में जाना, खाना, करना, रोना, धोना करते हैं, जिससे एक समानता ना प्रत्यय लगा हुआ है, जिससे हम अनुमान लगा लेते हैं कि क्रिया है, और क्रिया सदैव आखिरी में लगा रहता है। साथ ही वो किसी एक समानता की बात कर रहा है, वो समानता के रूप में है। बेटा अपने आप को म्यूट करिए, आप लोग की आवाज आ रही है। इसी क्रम में जो हमारी भाषा है, मातृभाषा हिंदी, उसमें और संस्कृत दोनों विभक्ति प्रधान है। यही कारण है कि इसे श्लिष्ट भाषा के अंतर्गत माना जाता है, श्लिष्ट प्रधान। दूसरी ओर जब हम इसके संबंध तत्व यानी प्रकृति प्रत्यय की बात करें तो एक ही क के साथ करना, करता, करेगा, यानी कि विभिन्न रूप से उसके फॉर्म चल रहे हैं, इसको हम विभक्ति कहें। कि अगर कोई जा रहा है तो जाता है, और अगर कई लोग जा रहे हैं तो जाते हैं। इस तरह के वर्ड्स हो रहे हैं, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, मतलब वाक्य की संरचना हम कैसे कर रहे हैं। तो हम अपना उदाहरण ही दे सकते हैं, हिंदी और संस्कृत का ही मूल रूप से उदाहरण दे सकते हैं। इसी कारण से जब कभी किसी भाषा का हम विभाजन करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं, उसे किसी कैटेगरी में डालते हैं, तो आकृति मूलक के अंतर्गत केवल पद रचना यानी कि उसके संबंध तत्व की समानता पर निर्भर करता है कि वह भाषा किस कोटि में जाएगा। तो एक साधारण सा मतलब समझ लीजिए, जब कभी भी उस भाषा का आकृति के आधार पर वर्गीकरण हो तब वह कहलाती आकृति मूलक, और जब उस भाषा के मूल स्ट्रक्चर यानी कि वो किस रूप से है, इस रूप में किया जाए तब वह पारिवारिक या ऐतिहासिक कहलाता है। यानी कि जब हम प्रकृति तत्व और धातु तत्व जो मूल प्रकृति है और प्रत्यय है उनके बारे में विवेचना करें तो वो आकृति मूलक वर्गीकरण कहलाता है। और जब हम उसके अर्थ तत्व के बारे में बात करें यानी कि उसके मीनिंग, उसके शब्द के तात्पर्य से, व्युत्पत्ति से, तब वहां पर आता है पारिवारिक वर्गीकरण। तो ये चीज सभी को क्लियर होना चाहिए कि जो भाषा का मेजर डिवाइडेशन है वो आकृति मूलक वर्गीकरण है और पारिवारिक मूलक वर्गीकरण है। पुनः आकृति मूलक वर्गीकरण को दो भागों में बांटा गया है, एक अयोगात्मक और योगात्मक। योगात्मक भाषा हम किसे कहते हैं? ऐसी भाषा जिसमें हर वर्ड अपनी सत्ता रखती है, उसका अपना मीनिंग हो। सपोज अगर हम गच्छति बना रहे हैं तो गम धातु टिंग प्रत्यय लगा रहे हैं, तो गम की भी मीनिंग है और टिंग की भी मीनिंग है। और उसके बाद जब हम उनको एक साथ जोड़ते हैं तो कोई विकार उत्पन्न नहीं होता या कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, तो उसे हम योगात्मक कहते हैं। यानी कि उस शब्दों का आपस में तारतम्यता होती है, संबंध या अर्थ तत्व व्यक्त करने की शक्ति होती है। इस तरह के उदाहरण हमारे योगात्मक भाषा के अंतर्गत आते हैं। योगात्मक भाषा नाम से ही स्पष्ट है कि योग यानी कि किसका योग? प्रकृति और प्रत्यय का योग। ठीक है, अब जो आपकी सभी भाषा की अपनी अपनी अलग अलग सत्ता है और उसी के अकॉर्डिंग वह भाषा पढ़ाई जाती है या समझी जाती है।
पूरे जो हमारा साहित्य है, हिंदी साहित्य और संस्कृत साहित्य दोनों में विभक्ति का बहुत महत्व है। जैसे कि राम आम खाता है या गोविंद राम को खिलाता है, तो ऐसे में खिलाना एक क्रिया है और उस वाक्य की सिद्धि के लिए जो गोविंद है वो मुख्य करता है। तो ये सबका अलग अलग स्वतंत्र सत्ता है, यानी कि अगर हम गोविंद नाम ले तो वो भी एक व्यक्ति है जो कि राम को खिलाने का काम कर रहा है, और स्वयं राम क्या है, वो भी एक व्यक्ति है, यानी सेकंड करता है और जिसको खिलाया जा रहा है, और खिलाने का काम क्रिया है। तो सबका यानी को का भी अपना मतलब है कि वह विभक्ति के संदर्भ में को लगाया गया है। यहाँ पर प्रत्येक जो शब्द है उसकी अपनी अलग अलग सत्ता है और परस्पर संबंध है, यानी कि रिलेशन है। कहते हैं ना कि कारक उसे कहते हैं जिसका क्रिया से साक्षात संबंध हो। अगर क्रिया से साक्षात संबंध नहीं है तो वो कारक नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी वो क्रिया से रिलेटेड है, यानी कि कोई काम हो रहा है, खिलाने इत्यादि का अगर कोई काम हो रहा है तो उसमें गोविंद और राम दोनों का बराबर का भागीदारी है। अगर इस वर्ड को हम उल्टा कर दें, सपोज ये कह दें कि राम को गोविंद खिलाता है, तो बात वही है, हमने वर्ड्स को पलट दिया। जो शब्द थर्ड नंबर पे सेकंड नंबर पे था राम, उसको मैंने फर्स्ट पे कर दिया, गोविंद को बाहर पीछे कर दिया। या राम गोविंद के द्वारा खा रहा है, तो उसका भी सिमिलर ही मीनिंग है। तो उस जब हम वर्ड्स को यानी जो शब्द है उसको उलट देंगे तब भी परस्पर संबंध जो होगा वो सेम ही रहेगा, वो अलग नहीं आएगा। इसी तरह से ये योगात्मक भाषा के सबसे अच्छे उदाहरण है और सबसे अधिक समझ विकसित करने के लिए मेन टॉपिक है। अयोगात्मक भाषा जस्ट उसका अपोजिट है। जैसा कि अयोगात्मक भाषा जो सर्वोत्तम भाषा कह रहा है कि इसमें चीनी भाषा को मिलता है। चीनी यानी मंदारिन भाषा है जिसमें एक एक पद की डिफरेंट मीनिंग है, और अगर उसे आप कोई पद पहले रखते हो तो उसका उस संबंध में दूसरी मीनिंग आएगी, उसी को जब आप पीछे रख दोगे तो उसका दूसरी मीनिंग आएगी। जैसे कि एक उदाहरण है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, उसमें पद का क्रम यानी इन्हें पद क्रम भी कहा जाता है। इसमें संबंध तत्व और अर्थ तत्व को दोनों को आपस में जोड़ने की शक्ति होती है, और वो कौन जोड़ता है? पद तत्व। पद का क्रम यानी जिस क्रम में हम लिखेंगे, सपोज लिखा है गो त नी। अब इनका जो एक एक वर्ड का तरह, इंगो का अर्थ है तुझे, और त का मतलब है मारता, और नी का मतलब है हूं। तो अब इसका मतलब हुआ मतलब तुझे, मैं तुम्हें मारता हूँ। ठीक, सपोज अगर इसी को हमने पलट दिया, उसका डिफरेंट क्या हो गया? नी त गो, यानी कि जस्ट उल्टा कर दिया गया। नी जो कि आखिरी में था उसे पहले कर दिया, अगर गो जो कि पहले था वो आखिरी में कर दिया गया। अब इसका मीनिंग क्या होगा? तुझे मारता है, मतलब तुम मुझे, सॉरी इसमें मिस्टेक है, तू मुझे मारता है। सेम मीनिंग, मतलब एकदम बिल्कुल अर्थ ही बदल गया। तो इसलिए यही कारण है कि जो चीनी भाषा है या अयोगात्मक भाषा, उसमें पद क्रम की महत्ता है। पर हमारे यहाँ हालांकि ये पद क्रम जो विन्यास है वो तो फिक्स है कि क्रिया को आखिरी में रखेंगे और इस तरह हम वाक्य का विन्यास करेंगे। लेकिन अगर हम किसी वर्ड्स को आगे पीछे करके हल्का सा वर्ड्स में वाक्य में कोई हेर फेर करते हैं तो उसका मीनिंग नहीं बदलेगा, वो मीनिंग वही रहेगा। जैसे गोविंद राम को खिलाता है, उसको हम इसके अलावा कर दे राम गोविंद के द्वारा खा रहा है, तो उसका सेम मीनिंग होगा। हमने उस चीज को पलट दिया तो राम का भी राम ही मतलब रह गया, गोविंद का गोविंद ही मतलब रह गया। लेकिन यहाँ पर नी तांगो को बदलने पर उसके अलग अलग मीनिंग आ गए। तो इसीलिए श्लिष्ट योगात्मक यानी कि योगात्मक का भी मैंने पहले ही आपको बताया था, तीन भाग होते हैं, यानी तीन प्रकार होते हैं, प्रश्लिष्ट, अश्लिष्ट और श्लिष्ट। तो श्लिष्ट हमारा संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा इसके अंतर्गत आती है। प्रश्लिष्ट यानी कि समास प्रधान, और अश्लिष्ट यानी कि श्लिष्ट कह दो प्रत्यय प्रधान। तो श्लिष्ट योगात्मक भाषा उसे कहते हैं जिसमें संबंध तत्व को जोड़ने के कारण उस अर्थ में कुछ विकार आ जाता है। यानी कि कोई भी चीज हमने उस चीज को रिलेट किया और उसका एक अर्थ निकाला और हमारे समझ में आया कि हाँ, राम को अगर गांव जाना है तो राम गांव बस से जा रहा है। तो इस उदाहरण में अगर राम को जाने के कार्य की सिद्धि करानी है तो उसका बस से जाना, राम एक कर्ता होना, उसका एक साथ एक विभक्ति तय करना, ये सब उसी के पार्ट है। उसका संबंध तत्व की प्रधानता होती है। संबंध तत्व यानी कि आपस में सबका संबंध है, क्रिया का कारक से साक्षात संबंध है। अगर साक्षात संबंध नहीं होगा तो वो कारक नहीं माना जाएगा। इसी कारण है कि व्याकरण में षष्ठी को कारक नहीं माना जाता है, क्योंकि वह क्रिया से साक्षात संबंध नहीं रखता है। तो श्लिष्ट योगात्मक के भी दो प्रकार के भेद किए गए हैं। एक ऐसे जिनमें जोड़े गए भाग यानी ध्वनियां मूल अर्थ तत्व के बीच घुलकर रहते हैं, और दूसरा ऐसे जोड़े हुए
जो ध्वनियां मूलतः उसके बाद आते हैं। तो अरबी को भी इसी में शामिल किया गया है, या अब आपको ध्यान रखना होगा। अरबी आदि सामी भाषा परिवार इसके उदाहरण के अंतर्गत आते हैं, यानी कि दोनों जो ध्वनियां हैं वो अर्थ तक में घुल मिल जाती हैं, और दूसरी जो हमारी संस्कृत की भाषा है वो थोड़ी से डिफरेंट है, वो पूरी घुल मिल के नहीं रहती, वो संबंध स्थापित करती है, वो विभक्ति को तय करती है। इसी क्रम में प्रश्लिष्ट, अब दूसरा इसका पार्ट है प्रश्लिष्ट भाषा, उसे कहेंगे जिसमें संबंध तत्व को अर्थ तत्व से अलग किया गया है। संबंध तत्व यानी कि किसी किसी से कोरिलेट करना, क्रिया का कारक से संबंध होना, ठीक है, तो उससे अलग होना। अब क्या है, जैसे कि संस्कृत में शिशु और ऋजु, इनसे शैशव और आर्जव शब्द बन रहा है, यानी कि उसी संबंध तत्व को अर्थ से हम कोरिलेट करके इस शब्दावली की रचना कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रश्लिष्ट योगात्मक है कि जिसका मैंने बताया वो समास प्रधान होते हैं। समास प्रधान समझते हो ना, कि दो तीन पद एक साथ हो और उसका संक्षेप भी हो और विभक्ति का लोप हो, तो ऐसे समास प्रधान भाषा को प्रश्लिष्ट भाषा भी कहा जाता है। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या देता है, ग्रीनलैंड की भाषा है एक, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मैं कर्सर लगा रही हूँ, अ सरी अंतोर, यानी कि वह मछली मारने के लिए जाने की जल्दी करता है। ये पूरे पद हैं, सरी अंतोर, मछली मारना। पहले लिसर क्या था, मछली मारना। पे अंतोर क्या था, कि किसी काम में लगना। तो इस टाइप के जो एक एक पद है जिनके अलग अलग मीनिंग, उनको एक साथ जोड़ करके प्रश्लिष्ट योगात्मक का उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। इस तरह से जो संपूर्ण भाषा है, अंग्रेजी और हिंदी मुख्य रूप से योगात्मक अयोगात्मक भाषा है, और चीनी भी इसी टाइप की अयोगात्मक भाषा, क्योंकि इंग्लिश में भी एक वर्ड की मीनिंग आती है और उसको उसी हिसाब से इसका मीनिंग, जब हम उसको दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं उसका अलग मतलब हो जाता है। तुर्की और काफी कन्नड़ अश्लिष्ट है, जिसमें जितने भी एग्जाम्पल है वो सब आप तैयार करोगे, और इसमें कहीं कहीं प्रश्लिष्ट भी दिखते हैं। पालिनेशी भाषा मुख्य रूप से अश्लिष्ट योगात्मक है, और वांस योगात्मक अश्लिष्ट है। इसी क्रम में बांटू भाषा भी प्रश्लिष्ट के अंतर्गत आता है। संस्कृत में श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट दोनों के हालांकि अंश मिलते हैं, पर मूल रूप से संस्कृत भाषा श्लिष्ट योगात्मक ही मानी जाती है, क्योंकि कहीं कहीं पर कुछ वैदिक भाषा, कुछ मिक्स भाषा उसमें इंक्लूड हुआ है, तो उस आधार पर विवेचन किया जाता है, पर हम संस्कृत को श्रेष्ठ योगात्मक में ही रखेंगे। और चीनी भाषा को अयोगात्मक भाषा का उदाहरण है, क्योंकि उसमें पद क्रम की विशेषता है। कोई भी पद क्रम जिस रूप में रखा जाता है उसका वही मीनिंग होता है, और आगे चलकर वह बदलता जाता है। अब ये संपूर्ण है। अब इसका नेक्स्ट आपका आता है ऐतिहासिक वर्गीकरण, यानी कि पारिवारिक मूलक वर्गीकरण। इसे हम कल की क्लास में देखेंगे।